Hello students, today we are going to discuss 10th class political chapter फेडरलिज्म। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म एक्चुअली ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, दोनों में पावर्स डिवाइडेड होती हैं। तो हमारी कंट्री में भी ऐसा ही सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, क्योंकि हमारी कंट्री में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, 2 लेवल की गवर्नमेंट्स हैं। जो सेंट्रल अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए होती है, उसके अंडर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट वाले होते हैं। पूरे कंट्री के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और सेकंड जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो पूरे के पूरे स्टेट का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका ध्यान रखती है। वो हर एक, जैसे हमारे कंट्री में जो है 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके अपने सब्जेक्ट्स हैं, मींस के उनकी जो पावर्स हैं वो सेपरेट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं। वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करती हैं, उनका यूज़ करती हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की हर बात में वो इंटरफेयर करती रहें। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दोनों के अंडर कंट्रोल भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इनके, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं पूरे के पूरे स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी तरह पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एक्चुअली इसकी फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले है कि इसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं वो नो डाउट सेम सिटीजन्स के ऊपर अपना शासन करती हैं। सेम सिटीज़न कौन, जैसे स्टेट में रहने वाले लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, इट मीन्स वही सारे लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो है गवर्नस करती है उनको। और इसी तरह स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं सिटीजन्स को करती है, बट उन दोनों का जो अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो अलग अलग है। ठीक है, स्पेसिफिक मैटर्स हैं उनके आधार क्षेत्र में, वो अपने अपने अलग तरीके के कानून बनाती हैं, उनका टैक्सेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, और थर्ड है जो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें उन्हें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो इसीलिए ये सारी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंडर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें पता चलती है। ओके, नेक्स्ट है जो फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं, जो बेसिक प्रोविजंस पहले से की गई हैं, उनको एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। मींस अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि कोई ऐसा कानून है जो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कोई भी डिसीज़न ले सकती है। तो ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस तो होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो कौन उनको चेंज करता है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की जाती हैं। ठीक है, जिसमें जो बोथ लेवल की गवर्नमेंट्स हैं उनके थ्रू ही, अगर दोनों सहमत हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई चेंजेस लाई जा सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के तहत। 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, अब फेडरेशन के 2 रूट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि फेडरेशन जो है वो किस प्रकार की फेडरेशंस हैं। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस।
कमिंग टू टुगेदर फेडरेशंस में क्या है, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। इसमें जो है सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो किसी के अंडर कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। वो सब इकट्ठे होते हैं, उनकी सबकी जो पावर्स हैं वो बराबर की होती हैं, सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, तो वो सब मिलके एक बड़ा यूनिट क्रिएट करती हैं, ठीक है। जैसे कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एक ऐसे यूनिट्स हैं जिनके मतलब उन यूनिट्स में कई सारे जो अदर स्टेट्स हैं या अदर कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। सेकंड है, इन इट सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, इन सब के पास बराबर की शक्तियाँ होती हैं, ओके। लेकिन जो सेकंड है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या है, ये एक पूरे के पूरे लार्ज कंट्री को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। दैट डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। हम अब हमारा इंडिया जो है तो ये क्या है, ये भी एक यूनिट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे प्रोविंसेस हैं जो जिनको यूनाइट करके ये पूरा कंट्री बना है। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में, तब बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स थे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद हमारे जो लीडर्स थे उनका सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात की ओर गया कि इन सारे जो स्टेट्स हैं या फिर प्रोविंसेस हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जाए, यूनाइट कैसे किया जाए। अगर वो यूनाइट नहीं होंगे तो हमारा कंट्री यूनाइट कैसे होगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे थे, जाति भेदभाव लोगों में बढ़ रहे थे, धर्म के आधार पर लोग लड़ रहे थे। तो आज़ादी के तुरंत बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था जो हमारे लीडर्स ने किया कि पूरे इंडिया को एक यूनिटी बनाया, ठीक है। सो इन इट सेंटर हैज़ मोर पावर्स, और इसमें क्या होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कि एक सेंट्रल पावर होती है तो उसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। जो दूसरे उनके यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, वो उसके अंडर कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम इंडिया को फेडरल की बजाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो वाई, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है। हियर दे डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, वर्ड फेडरेशन की बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, for example, central government and state government. हमारे Constitution के accordingly हमें ये two-tier system जो provide किया गया है, एक central government का और दूसरा state government का, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, तो इसलिए हमारा कंट्री फेडरल कंट्री है। लेकिन हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है। सो लेटर अ थर्ड ईयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो बाद में एक थर्ड ईयर जो सिस्टम है वो भी हमने अडॉप्ट कर लिया है, जो हमारा पंचायती सिस्टम है या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। जैसे पंचायत जो विलेजेस में होती है वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह जो हमारे शहर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ आजकल जो है वो 3 टियर सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी प्रोविजंस को देख करके हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम फेडरल सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल की है और उनकी जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये यूनियन लिस्ट, ये 3 लिस्ट्स हैं हमारे पास। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो इनके जो पावर्स हैं उनको सेपरेट किया गया है। कुछ ऐसे वर्क हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सेपरेट हैं और वो किस किस के अंडर कंट्रोल आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन से
सब्जेक्ट्स आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो ये सारी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। नंबर 1 है इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस है, सुरक्षा का जो मामला है, ठीक है, हमारी कंट्री की सुरक्षा, या फिर फॉरेन अफेयर्स के बारे में, एटॉमिक एनर्जी, सेंसस मीन्स जनगणना करनी, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन कितनी है उसकी संख्या को काउंट करना, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट। ओके, जो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की होती है, मींस के सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह बनते हैं, जो भी डिसीज़न लेने हैं, वो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ले सकती है। थर्ड है दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट। सो यू विल रिमेंबर दैट कि वहाँ पर अब तक जो है वो 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीज़न ले सकती है, उनके पास ये पूरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। जो एक स्टेट के अंडर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, थिएटर्स एंड इरिगेशन, सो ऑन, सो मैनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जो हमारे स्टेट के लोगों के लिए हैं, स्टेट के अंडर आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दीज सब्जेक्ट्स। ओके, दिस हैज़ एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ यू विल रिमेंबर स्टेट लिस्ट में अब तक जो है वो 61 सब्जेक्ट्स हैं और यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। और थर्ड वन है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दीज सब्जेक्ट्स। जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन सब के लिए स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स मिल के डिसीज़न लेती हैं। ओके, दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 52 subjects. Okay, it includes subjects like criminal law and procedure, marriage and divorce, population control and family planning, electricity, labor welfare, drugs, newspaper, books and printing press. ओके, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे स्टेट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो इसीलिए इनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है और इनके बारे में जो भी डिसीज़न लेने हैं वो दोनों गवर्नमेंट मिल के लेती हैं, दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है इनमें। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, द सब्जेक्ट्स और मैटर विच आर नॉट मैंशनड इन 3 लिस्ट्स। बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी हो सकते हैं जो किसी भी लिस्ट में लिखे नहीं गए, क्योंकि सो मैनी प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग, ठीक है, सो टाइम इज़ चेंज्ड, सो दैट्स वाई द प्रॉब्लम्स ऑल्सो different kind of problems we are having. So many subjects are there जो किसी भी लिस्ट में ऐड ऑन नहीं किए गए हैं, ठीक है। सो वो सारे के सारे सब्जेक्ट इस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट में आते हैं। ओके, द पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स इज गिवन टू सेंटर गवर्नमेंट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एट्सेट्रा। मीन्स ये नई टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने आ रही है, ऐसी बहुत सारी और भी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आजकल नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो रही है, उसके कारण जो नए लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी आती हैं, तो उनके लिए भी कुछ लॉज बनाने चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को किन के अंडर रखा गया है, उनके बारे में जो भी लॉज बनाने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ओके, सो नाउ दिस इज़ इनफ, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।